हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है कि ये आपका जो +1 है, इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट है वो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? व्यावसायिक जो लेन देन है वो क्या है। देखिए बच्चों, जो हम बिजनेस में कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹5,000। 5,000 रुपये का माल हमने मोहन को सोल्ड किया है, बेचा है। तो ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। इससे बिजनेस में चेंजिंग आता है, व्यवसाय में कोई ना कोई अकाउंट्स में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या कहलाएगी? हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे कोई ना कोई मनी जनरेट होती है, कोई ना कोई हम प्रॉफिट गेन करने के लिए वो करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो काम बिना किसी पैसे के किए जाएं, वो जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम किया जाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। ये आपका जो कैपिटल है वो राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, ये इसको हम बोलेंगे पूंजी। अब जो बिजनेस है उसमें पूंजी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो पूंजी है क्या एक्चुअल में, कि ओनर ने, व्यवसायी ने, मालिक ने जो पैसा अपने पास से बिजनेस में लगाया है वो क्या कहलाएगा? वो कैपिटल कहलाएगा। तो इसको आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि मालिक द्वारा अपनी जेब से जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है, वो पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स इसको हम बोलते हैं आहरण। जब यही मालिक, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, कुछ पैसा या कोई प्रोडक्ट बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे आहरण, उसको कहेंगे ड्राइंग्स। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ओनर हैं और इन्होंने अपने बिजनेस से कुछ पैसा अपने सेल्फ पर्पज के लिए निकाल लिया है। मान लीजिए 10,000 इन्होंने विड्रा कर लिए हैं, मनी विड्रा फॉर पर्सनल यूज अमाउंटेड टू ₹10,000। तो ये जो 10,000 रुपये ड्राइंग्स के रूप में इन्होंने जो निकाले हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे, इनको हम आहरण कहेंगे, क्योंकि मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो हमेशा क्या होगा कि यदि ड्राइंग्स की जाती है तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एसेट्स, संपत्ति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संपत्ति। संपत्ति क्या है कि बिजनेस में वो जो प्रत्येक वस्तु जिस पर मालिक का अधिकार है वो क्या कहलाएगी? वो संपत्ति कहलाएगी। जैसे लैंड है बिजनेस में, बिल्डिंग है, मशीनरी है,
फर्नीचर है, फिक्चर्स हैं, कैश है, इन सब पर किसका अधिकार होता है? इन सब पर मालिक का अधिकार होता है, ओनर का अधिकार होता है, बिजनेसमैन का अधिकार होता है। तो वो सब क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। देखिए यहाँ जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख रहे हैं, इनका प्रयोग हम, इन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हम बार बार करेंगे, एसेट्स बार बार आएगी, तो इनका जो अर्थ है वो जानना बहुत जरूरी। नेक्स्ट है लायबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। दायित्व होते क्या है? लायबिलिटीज होती क्या है कि बिजनेस ने जो पैसा बाह्य लोगों को, आउटसाइडर्स को देना होता है, वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। ये जो बिजनेस है ये हमारे पास, ये मान लीजिए बिजनेस है। अब ये जो बिजनेस है इसमें जो पैसा लगाया हुआ है, इसमें जो मनी इंट्रोड्यूस की हुई है वो इस तरह से है कि कुछ तो मालिक ने इंट्रोड्यूस की, मान लीजिए 2 लाख रुपए मालिक ने लगाए, ओनर ने, जिसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कैपिटल। और अब 2 लाख रुपए से क्या है कि काम नहीं चला, तो मालिक ने क्या किया? कुछ बाहर से भी पैसा उधार ले लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए बाहर से उधार ले लिया। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहां पर ये 2 लाख रुपए कैपिटल हैं, 1 लाख रुपए क्या है? लायबिलिटीज है। अब ये जो लायबिलिटीज है ये किसको देना है? ये बाहर के लोगों को चुकता करना है, चुकाना है। अब जो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस रनअप कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। तो यहाँ पर हम इन टर्मिनोलॉजी को आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम अपने आप को, देखिए बिजनेसमैन मान लेते हैं कि हम क्या हैं? मैं क्या हूँ? आप क्या हैं? बिजनेसमैन हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम खुद को क्या मानेंगे? खुद को वो संस्था मानेंगे, खुद को वो बिजनेसमैन मानेंगे, खुद को वो ओनर मानेंगे। तो अब देखिए हमारा क्या है? बिजनेस है। उस बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है, कितना? 2 लाख रुपए, जो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। 1 लाख रुपए मैंने क्या किया? बाहर से ले लिया, बाह्य लोगों से ले लिया, मिस्टर जेड, मिस्टर एल, मिस्टर एम, किसी से भी ले लिया, वो क्या कहलाएगी? वो लायबिलिटीज कहलाएगी। अब ये जो बिजनेस है, क्योंकि हमारा जो बेसिक टर्म क्या है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट एंटिटी, ये जो बिजनेस है और मेरा दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। कैसे? वो हम आगे देखेंगे कि अब ये जो बिजनेस है, यदि हम इसको वाइंड अप करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, इसको खत्म करते हैं, तो इस बिजनेस की 2 प्रकार की लायबिलिटीज हैं। एक तो ये 1 लाख रुपए जो बाहर के लोगों का पैसा है ये चुकाए। दूसरा, यदि कोई शेष अमाउंट बच जाए तो मेरा कितना रुपया है? 2 लाख रुपए, ये मेरा भी चुकाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। तो ये क्लियर? लायबिलिटीज के बाद आता है रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। आगम एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में जितना भी पैसा आता है, ध्यान दीजिए, जितना भी पैसा आएगा, किसी भी स्रोत से वो इनकम हो, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। उसको क्या बोलेंगे? आगम बोलेंगे। लेकिन उसी कंडीशन क्या है कि ये रेगुलर नेचर की होनी चाहिए। जो समस्त पैसा बिजनेस में आएगा उसको हम रेवेन्यू कहेंगे, लेकिन ये किस नेचर की हो? रेगुलर नेचर की। अब जैसे आप कहोगे कि जी आपने बोल दिया कि आगम, अब हम क्या कहेंगे कि जैसे गुड्स सोल्ड 4 रुपीज
10,000। अब ये जो 10,000 रुपए का माल हमने बेचा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस 10,000 को रेवेन्यू कहेंगे। क्लियर? यदि मैं ये कहूं कि बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹5 lakhs, 5 लाख रुपए की क्या बेच दी हमने? अपनी बिल्डिंग बेच दी, वो सेल कर दी। इसको रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। एक कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है कि पैसा आ रहा है बिजनेस में, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, वो ये कंप्लीट नहीं कर रहा। ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या कंप्लीट नहीं कर रहा कि ये जो इनकम है वो रेगुलर नेचर की नहीं है। वो जो इनकम है ये कभी कभार की हमने बिल्डिंग, हमारा क्या था? एसेट्स है। बिल्डिंग को डैमेज हो गई थी, हमने क्या किया? उस लैंड को या बिल्डिंग को क्या कर दिया? बेच दिया। क्लियर? तो यहां पर जो रेवेन्यू है वो क्या है? एक तो जो समस्त इनकम, जो समस्त आय, जो ऑल इनकम है वो रेवेन्यू कहलाएगी, जो बिजनेस में आती है। जो पैसा बिजनेस में आता है वो रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है उसके साथ में? कि वो रेगुलर नेचर की होनी चाहिए। तो रेगुलर नेचर का क्या हो सकता है? हम माल बेचते हैं, रेगुलर नेचर का है। हमें मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा ही है, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है? कोई डिविडेंड मिलता है, कोई हमने लोन वगैरह किसी को दे रखा है, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब क्या है? रेगुलर नेचर की इनकम है। उनको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, जिसको हम खर्च बोलते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए, जो एसेट्स हैं या जो सर्विसेज हैं, इनको प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी किसी भी प्रकार का जो पेमेंट है, कोई भी भुगतान है, उसको हम क्या बोलेंगे? खर्च बोलेंगे। जैसे हम एसेट्स खरीदते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फैंस। तो इस प्रकार से हम कोई भी एसेट्स खरीदें, किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज खरीदें, लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदें। दूसरी कंडीशन क्या है? कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं, जो भी हम सर्विसेज परचेज करते हैं, उन पर किया गया जो खर्च है, उन पर किया गया जो अमाउंट है, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो खर्च कहलाएगा। ये एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को हम आगे डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, व्यय, जिसको हम हिंदी में व्यय बोलते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? कि माल और सेवाओं को उत्पन्न करने में जो लागत आती है, जो पैसा लगता है, माल या सेवाओं को बनाने में जो पैसा लगेगा, उसको एक्सपेंसेस कहेंगे, उसको व्यय कहेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स सोल्ड की हैं उनकी जो लागत है वो क्या कहलाएगी? एक्सपेंसेस कहलाएगी। इसके ऊपर फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो हमने डिस्काउंट दिया है, जो माल हमने तैयार किया है उसका जो अब हमने किसके थ्रू, फिक्स एसेट्स के थ्रू, मशीनरी के थ्रू हमने माल तैयार किया होगा, तो उसके ऊपर जो मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, क्योंकि माल बनाने में क्या है, मशीन में घिसावट आई होगी, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आई होगी, तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है इनकम।
इनकम को हिंदी में क्या कहेंगे? आय। अब इनकम क्या है? देखिए, रेवेन्यू हम देख चुके हैं। रेवेन्यू क्या होता है कि वो समस्त आय या वो समस्त प्राप्तियां जो रेगुलर नेचर की हों, बिजनेस में आई हों, उनको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। एक्सपेंसेस क्या है? माल या सेवाओं के उत्पन्न करने से, माल बनाने में जो खर्चा लगा है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि माल बनाने में या सेवाओं को उत्पन्न करने में जो लागत लगी है वो क्या कहलाएगी? एक्सपेंसेस कहलाएगी। अब यदि हम रेवेन्यू में से इन एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगी इनकम। समझे कि आय क्या है? कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इनकम है। रेवेन्यू में से जो हमने एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर दिए, उसके बाद जो शेष रह गई वो हमारी क्या रहेगी? आय। उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने जो माल है वो सेल किया है 2 लाख रुपए का, और उसका एक्सपेंसेस हुआ है, इस माल को तैयार करने में, बना करके बेचने में जो सारा खर्चा लगा है, जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो है 1,50,000 रुपये। तो हमारी जो इनकम है वो होगी 50,000 रुपीज। इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे, आय बोलेंगे। नेक्स्ट है लॉस, जिसको हम हानि भी बोलते हैं। अब ये हानि क्या है? जो इनकम है इसका रिवर्स हानि है। यदि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू है तो वो क्या कहलाएगी? वो हानि कहलाएगी, वो लॉस कहलाएगी। जब हमारे पास जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से कम हो तो उस केस में क्या होगा? हानि होगी, जिसको हम लॉस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹5 लाख है, माल की जो लागत है और उसका जो बेचने पर जो खर्च हुआ है वो टोटल कितना है? 5 लाख रुपीज। और इसको हमने सेल्स किया है, रेवेन्यू हुआ है हमारा, जिसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, वो है 4 लाख रुपीज। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमें 1 लाख रुपीज की क्या हो गई? हानि हो गई। एक केस। दूसरे केस में क्या होता है कि हानि और किसे कहते हैं? कि बिजनेस में जब कोई फायदा न होकर के कोई नुकसान हो जाए। किस प्रकार का? जैसे लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि, लॉस बाय फायर, अग्नि से हानि। तो इस प्रकार की जो हानि है उसमें हमने न कोई माल बेचा है, न हमने कोई सेल किया है किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी हमें क्या हुई है? हानि हुई है। तो ये क्या कहलाएगी? ये भी हानि कहलाएगी, ये भी लॉस कहलाएगा। अब बात आती है कि लॉस और एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस है कि जब हम कोई वस्तु या सेवा बनाते हैं उसकी जो लागत आती है उसको हम क्या बोलेंगे? व्यय बोलेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहेंगे। यहाँ पर कोई वस्तु या सेवाएं बनाई नहीं जा रही, इनकी लागत नहीं आ रही, ये क्या है? ये हम या तो माल बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और वो जो हमारा उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम होता है किससे? एक्सपेंसेस से। तब ये क्या है? लॉस क्रिएट होता है। या दूसरा क्या है कि कोई
एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल किसी प्रकार का लॉस हो जाता है, लॉस बाई थेफ्ट है या लॉस बाई फायर एक्सेट्रा, इनसे हमें क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। नेक्स्ट आता है परचेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं। अंडरस्टैंड? परचेज, परचेज क्या है कि जब बिजनेस में कोई माल बेचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय करते हैं। विक्रय के लिए कोई माल क्रय किया जाता है तो उसके परचेज को ही हम परचेज कहेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करें कि बिजनेस में कोई माल बेचने के लिए हमने क्या किया, परचेज किया। सेल करने के लिए जो परचेज की जाती है उसी परचेज को हम क्या बोलेंगे, परचेज कहेंगे, क्रय कहेंगे। अब इसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम हैं फर्नीचर के व्यापारी, हमारा जो फर्नीचर है, हमारा जो काम है, बिजनेस है, वो क्या है, फर्नीचर लाना और फर्नीचर को क्या करना, बेचना। फर्नीचर लेके आते हैं रेडीमेड और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब ये जो फर्नीचर हम लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए हम चेयर लेके आए, सोफा सेट्स लेके आए, तो इन सोफा सेट्स यदि हम लेकर के आते हैं और उसको फिर बेच देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परचेज। लाने को क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। लेकिन यदि उसी फर्नीचर में से, उसी सोफा सेट्स में से एक सोफा हमने अपने दुकान में कस्टमर्स के बैठने के लिए रख लिया तो उसकी परचेज को हम परचेज नहीं बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो परचेज ऑफ एसेट्स कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स। तो यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया परचेज का, कि परचेज और परचेज एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कि जो माल, जिस माल को सेल करने के उद्देश्य से परचेज किया जाता है उसी के परचेज को परचेज कहेंगे। लेकिन यदि उसमें से कुछ माल बिजनेस पर्पज के लिए रख लिया जाता है, बिजनेस यूज के लिए रख लिया जाता है, वो माल परचेज नहीं कहलाएगा, वो परचेज ऑफ एसेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, या इसको रिटर्न आउटवार्ड्स भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय वापसी या बाह्य वापसी। अब परचेज रिटर्न क्या होता है कि जो माल हमने परचेज किया है उस माल में से कुछ ऐसा हो सकता है कि माल हमने ऑर्डर किया हो और उसमें से कोई माल आउटडेटेड आ गया हो या किसी प्रकार की और कोई त्रुटि हो, माल खराब निकल गया हो, वो माल, कुछ माल हम यदि वापस कर देते हैं, परचेज किया हुआ माल, तो उसकी वापसी को ही क्रय वापसी कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। इसको रिटर्न आउटवर्ड, बाह्य वापसी भी कहते हैं कि जो माल है हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, बाहर कर दिया बिजनेस से। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या है, इसको हिंदी में विक्रय बोलते हैं। विक्रय, जो माल हमने क्रय किया है, जो माल हमने खरीदा है, जो माल हमने परचेज किया है, उसी के विक्रय को विक्रय कहेंगे। जो माल हमने क्या किया है, जो गुड्स हमने परचेज की हैं, उन्हीं के सेल्स को क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, विक्रय कहेंगे। जैसे फर्नीचर का जो व्यापारी है, यदि क्या करता है, फर्नीचर लाता है और फर्नीचर बेच देता है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। लेकिन यदि वही व्यापारी अपने बिजनेस से कोई और एसेट्स उठा करके बेच देता है, जैसे मान लीजिए कोई और एसेट्स उसने बिजनेस से उठाई, कोई फैन या कोई कंप्यूटर सेट उठा करके वो बेच देता है, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स ऑफ एसेट्स कहलाएगा। वो
सेल्स नहीं कहलाएगा, वो विक्रय नहीं कहलाएगा। तो विक्रय क्या होगा कि जो माल हमने परचेज किया है उसी का यदि हम विक्रय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो सेल्स कहलाएगा, वो विक्रय कहलाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या है? इसको हिंदी में कहेंगे विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी भी बोलते हैं, आंतरिक वापसी। जो माल हमने विक्रय किया था, जो सेल्स किया था, यदि उसमें से कोई कुछ माल किसी भी कारण से, जिस प्रकार से परचेज रिटर्न हुआ था, ऐसे ही किसी भी रीजन से माल यदि वापस आ जाता है बिजनेस में, तो सेल्स किया हुआ माल यदि वापस आता है उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, उसको विक्रय वापसी बोलते हैं। और दूसरा उसको कहेंगे रिटर्न इनवार्ड्स, आंतरिक वापसी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं रहतिया। रहतिया क्या है कि जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है वो क्या कहलाएगा? वो स्टॉक कहलाएगा। हिसाबी वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसको हम अमूमन स्टॉक बोलते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये 3 टाइप्स का होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हम 3 टाइप का जो स्टॉक है वो लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड है फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। इसका हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में हम देनदार बोलते हैं। देनदार कौन होते हैं? देनदार वो होते हैं जिनको हमने या जिनको बिजनेस ने उधार माल बेच रखा है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। जैसे गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट for rupees 10,000। मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है, क्योंकि इनसे पैसा हमने लेना है या बिजनेस ने मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, तो ये बिजनेस के लिए जो मिस्टर एक्स है ये डेटर्स कहलाएगा, ये देनदार कहलाएगा। देनदार कौन होते हैं? देनदार वो होते हैं जिनको बिजनेस ने पैसा, जिनसे बिजनेस ने लेना होता है या जिन लोगों को बिजनेस ने उधार माल दिया हुआ है, तो वो डेटर्स कहलाते हैं, तो वो देनदार कहलाते हैं। नेक्स्ट रिसीवेबल्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्राप्यताएं। मीन्स कि डेटर्स से और बीआर से जो हमें पैसा लेना है उनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? प्राप्यताएं बोलेंगे। बीआर बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार क्या होते हैं? जिन लोगों से हमने उधार माल या सेवाएं परचेज की हुई हैं और उनको अभी हमने पैसा नहीं दिया है, तो वो हमारे लिए क्या है? लेनदार हैं। जैसे मिस्टर मोहन से हमने उधार माल खरीदा हुआ है, तो मिस्टर मोहन हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लिए क्या है? लेनदार है, क्रेडिटर है। नेक्स्ट है पेबल, जिसको हम बोलते हैं देयताएं। जिस प्रकार से रिसीवेबल्स है उसी प्रकार से पेबल्स है। पेबल्स में क्या है कि जो लेनदारों को हमने जो पैसा देना है या बीपी के माध्यम से जो हमने पैसा देना है,
उन समस्त देयताओं को हम क्या बोलेंगे, उस समस्त पेमेंट को हम बोलेंगे देयताएं। कि हमारी अभी लायबिलिटी है, वो हमने अभी उनका पैसा चुकाया नहीं है, हमने पैसा अभी दिया नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो पेबल कहलाएंगी, वो देयताएं कहलाएंगी। जो बीपी है, बिल्स पेबल है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है या जो लेखांकन शब्दावली है, इसकी और टर्म्स का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको ध्यान से 1 बाय 1 जो बुक्स हैं उनमें से आप पढ़ भी सकते हैं और बार बार वीडियो को देखने से आप इनको और अच्छी से याद भी कर सकते हैं और क्लियर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।